हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। कैसा चल रहा है क्वारंटीन। वैसे किसी सीए स्टूडेंट या सीए से जाके पूछो ना कि भाई मोदी जी ने क्वारंटीन कर दिया यार, घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो कहता है इसमें कौन सी नई बात हो गई। पेपर के आसपास तो हम 3 3 महीने के लिए क्वारंटीन हो जाते थे। सर क्या सर, ये तो आप डरा रहे हो, मतलब इतना पढ़ना पड़ेगा। देखो पढ़ना तो पड़ेगा, बट इन एक्चुअल टर्म्स अगर मैं बात करूं, इतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सीए एक्चुअली में इजी हो जाता है अगर सही तरीके से उसको पढ़ा जाए। ज़्यादा देर पढ़ने से बेटर क्या रहता है कि डेली पढ़ो, चाहे थोड़ा थोड़ा पढ़ो, बस परसिस्टेंस के साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ो। तो डरा नहीं रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ बस। चलो, एनीवे, इस नोट के साथ अब स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास, अगर किसी ने लास्ट क्लास नहीं देखी थी तो प्लीज़ इससे पहले, इस वाली क्लास को देखने से पहले पिछली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आप इस वीडियो में कनेक्ट कर पाएंगे। एनीवे, इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही थी हमारी, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड कमर्शियल नॉलेज। यहाँ पे हमने इकोनॉमिक्स वाला पार्ट पहले स्टार्ट किया था। उसमें पहला चैप्टर हमने स्टार्ट कर लिया था, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा लास्ट क्लास का। सो बेसिकली 2 3 चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी। उसमें सबसे पहली चीज़ तो जो मैंने एक पार्टी वाला आपको एग्जाम्पल दिया था, पार्टी वाले एग्जाम्पल से एक क्रक्स, सिंपल सा एक क्रक्स निकला था कि भाई ह्यूमन वांट्स बहुत ज़्यादा हैं और उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं। तो जो ह्यूमन वांट्स हैं उनको मैनेज करना पड़ता है। मैनेज करने का मतलब प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि किन ज़रूरतों को पहले पूरा किया जाए फ्रॉम द अवेलेबल रिसोर्सेज। उसको कहते हैं हाउस होल्ड मैनेजमेंट करना। ये बात क्यों डिस्कस करी थी, क्योंकि यहां पे मैंने आपको एक क्रक्स बताया था, जो इकोनॉमिक्स का वर्ड है वो कौन से वर्ड से निकला है। इकोनॉमिया। इकोनॉमिया कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? ग्रीक वर्ड है एक। और इकोनॉमिया का मतलब क्या है? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। हाउस होल्ड मैनेजमेंट का अपने आप में मतलब क्या है? ह्यूमन वांट्स को मैनेज करना, प्रायोरिटाइज करना। उसके बाद लास्ट क्लास में एक एग्जाम्पल समझाता हमने कि इकोनॉमिक्स में हम जो भी चीज़ें पढ़ते हैं या जो भी हमारे फाउंडेशन लेवल के सिलेबस में कवर्ड अप है, अल्टीमेटली ठीक है, किताब से तो हम पढ़ लेंगे, वो आप समझा दोगे, हमें समझ नहीं भी आएगा, रट लेंगे, लेकिन क्या इसकी कोई प्रैक्टिकल रेलेवेंस है? प्रैक्टिकली कहाँ पे किस तरीके से ये चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं, उस चीज़ के लिए हमने एक एग्जाम्पल समझा था, जिसमें एक कंपनी थी जो कि ऑलरेडी फूड बिजनेस में ऑपरेट कर रही थी। अच्छा, इस एग्जाम्पल को करने से पहले लास्ट क्लास में सबसे पहले तो किसी भी कंपनी के मालिक को क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। किसी भी कंपनी को रन जो करता है उसको क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मैनेज करते हैं, जो डे टू डे ऑपरेशंस को रन करते हैं। उसके बाद पूरे साल तक कंपनी में परफॉर्म करते हैं, कंपनी को रन करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और 1 साल बाद अपनी परफॉर्मेंस की रिपोर्ट देते हैं किसको? शेयर होल्डर को, कंपनी के मालिकों को। जब हम बोलते हैं 1 साल बाद अपनी परफॉर्मेंस की रिपोर्ट देते हैं, रिपोर्ट किस फॉर्म में देते हैं? एनुअल रिपोर्ट, जिसमें आप बोलते हो फाइनल अकाउंट्स बनाना, P&L अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना। अच्छा, जो काम कर रहा है अगर वही अपनी रिपोर्ट देगा तो वो तो अपनी गलतियां छुपाएगा उसमें, वो तो कभी भी नहीं बताएगा कि मेरे से ये गलती हो गई या मैंने ये फ्रॉड कर दिया। वो तो हर चीज़ को कहेगा भाई मैंने सारे काम बढ़िया करे हैं। तो उसके लिए तीसरा बंदा पिक्चर में आया था, कौन? ऑडिटर, जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आके उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, P&L बैलेंस शीट का ऑडिट करेगा, अपने साइन करेगा, जिसके बेसिस पर उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर विश्वास करेगा कौन? शेयर होल्डर, कंपनी का मालिक। एनीवे, एग्जाम्पल हमने ये डिस्कस किया था, एक मिस्टर ए है जो कि एक कंपनी का सीईओ है। किस कंपनी का? XYZ कंपनी का, जो कि एक फूड बिजनेस में ऑपरेट करती है। ये कंपनी अब एक्सपैंड करने के बारे में सोच रही है कि भाई अपने बिजनेस को फूड बिजनेस से एक्सपैंड करके कोल्ड ड्रिंक बिजनेस में एक्सपैंड किया जाए, बेवरेजेस के बिजनेस में। तो एक AGM मीटिंग हो रही थी, एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग में मिस्टर ए अपने बाकी मेंबर्स, बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने कहता है भाई मैं कंपनी के बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहता हूं। तो बाकी मेंबर्स ने पहला सवाल क्या उठाया था कि भाई एक्सपैंड कौन से बिजनेस में करोगे? तो सीईओ ने कहा था भाई बिवरेजेस के बिजनेस में, कोल्ड ड्रिंक के बिजनेस में एक्सपैंड करेंगे। तो मेंबर्स ने फिर एक सवाल उठाया था, सर बिवरेजेस के बिजनेस में ऑलरेडी मार्केट में 2 कंपेटिटर्स हैं जो कि बहुत बड़ा अपने आप में ब्रांड नेम है। तो कंपनी के मालिक ने, सॉरी, तो कंपनी के सीईओ ने क्या कहा था, भाई 125 करोड़ की जनता है और सिर्फ 2 कंपनीज हैं जो कि 125 करोड़ की जनता को सर्व कर रही हैं, तो हम भी कहीं ना कहीं अपनी जगह बना लेंगे। उसके बाद कंपनी के अदर मेंबर्स ने क्या कहा था, सर वो तो बात ठीक है, आप कह रहे हो जगह बना लेंगे, सिर्फ 2 कंपनीज हैं, लेकिन हमसे पहले भी एक कंपनी ने उन 2 बड़े बड़े ब्रांड नेम्स को कंपटीशन देने की कोशिश करी थी और फेल हो गई थी वो कंपनी, तो कहीं हम भी फेल ना हो जाए। तो कंपनी का सीईओ कहता देखो ऐसा है, ट्राई नहीं करेंगे तो पता ही नहीं लगेगा, तो हमको एक बारी के लिए रिस्क तो उठाना है।
तो रिस्क उठाएंगे तो ही पता चलेगा कि क्या हम ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो बाकी मेंबर्स कहते हैं चलो ठीक है, आप कह रहे हो काम करना है तो कर लेंगे, कोल्ड ड्रिंक बिजनेस में एक्सपैंड करना है कर लेंगे, लेकिन ये बताओ पैसा कहाँ से आएगा और स्किल कहाँ से आएगा। स्किल के लिए तो सीईओ ने क्या कह दिया था, भाई देखो ऐसा है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आईआईटीज, आईआईएम्स, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से और प्रोफेशनल लोग उनको हायर करूंगा, वो अपने साथ स्किल लाएंगे। जहां तक पैसों की बात है तो सीईओ साहब ने क्या कह दिया था कि भाई जो फूड बिजनेस है, फूड बिजनेस में जो भी प्रॉफिट कमाया वो प्रॉफिट निकाल के मैं इस बिजनेस में, कोल्ड ड्रिंक के बिजनेस को एक्सपैंड करने में वो सारा प्रॉफिट लगा दूंगा। उसी टाइम कंपनी के बाकी मेंबर्स ने कहा देखो ऐसा है, एग्जिस्टिंग बिजनेस, फूड बिजनेस का पैसा तो हम आपको एक्सपेंशन के लिए पूरा का पूरा लगाने नहीं देंगे। जब जब उनसे पूछा गया ऐसा क्यों कह रहे हो, फूड बिजनेस बिजनेस का सारा पैसा एक्सपेंशन के लिए क्यों नहीं लगाने दोगे, तो उन्होंने रेफरेंस दिया, सर आपने नाम सुने होंगे वीडियोकॉन का, माल्या साहब का, सुभिक्षा जैसे ब्रांड्स का, जो कि अपने आप में एक टाइम पे बहुत बड़ा ब्रांड थे, खूब पैसा कमाते थे, लेकिन जब इन्होंने एक्सपैंड करने का सोचा तो एक बहुत बड़ी गलती कर दी, अपने एग्जिस्टिंग फ्लरिशिंग बिजनेस का पैसा, उसका प्रॉफिट एक नए बिजनेस में जिसको एक्सपैंड करना था उसमें लगा दिया। वो नया बिजनेस तो डूबा ही डूबा, एग्जिस्टिंग बिजनेस का पैसा भी लेके डूब गया, जिस वजह से एग्जिस्टिंग बिजनेस भी बैंकरप्ट हो गया, डूब गया। तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो कंपनी के सीईओ ने क्या कहा था, ठीक है मान लो फूड बिजनेस से आपने 50 करोड़ रुपए कमाए हैं, तो 20 करोड़ रुपए रिटेन कर लेते हैं फूड बिजनेस में ही, कि फूड बिजनेस को आगे चलाने के लिए जो पैसों की जरूरत है, 30 करोड़ के रुपयों पर जो फूड बिजनेस से प्रॉफिट कमाया है, उसी के 30 करोड़ रुपए के थोड़े से प्रॉफिट पर एक किस्मत को आजमा लेते हैं कि चलता है या नहीं। ठीक है, अगर ये डूब भी गया तो कोई गम नहीं, क्योंकि फूड बिजनेस को रन करने के लिए हमने 20 करोड़ रुपया अभी भी रिटेन कर रखा है। ऑल्दो अगर यहां से ये बिजनेस चल गया तो बहुत बढ़िया बात है। इस पूरे सिनेरियो से, इस पूरे एग्जांपल से हमने क्रक्स निकाला था कि भाई यहां से क्या क्या पता चला कि जो रिसोर्सेज स्कार्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स, मनी रिसोर्स, वो कहां से आएगा, उसको किस तरीके से मैनेज करना है, उसकी बात हो रही थी सीईओ और अदर मेंबर्स के बीच में। मार्केट, जिस मार्केट में आपको ऑपरेट करना है उसमें ऑलरेडी दो कंपेटिटर्स हैं, मतलब वो मार्केट मोनोपोली थी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन थी, परफेक्टली कंपेटिटिव थी, ओलिगोपोली थी, क्या थी, प्रोडक्शन कैसे करोगे, प्राइसिंग कैसे डिसाइड होगी, डिमांड एंड सप्लाई, ये सारे क्रक्स यहां से निकले थे। अच्छा, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स मैंने बस थोड़ा सा लिखवाया था, समझाया यहां पे कुछ नहीं था। आगे बढ़ते हैं अब जैसे हम यहां पे बात कर रहे थे सर प्रोडक्शन वगैरह कैसे होगी, क्योंकि अगर आपको एक्सपैंड करना है, एक नया प्रोडक्ट बनाना है, तो प्रोडक्शन के बारे में भी सोचना होगा। प्रोडक्शन के बारे में सोचोगे तो ही प्राइस पता लगा पाओगे, और जब प्राइस को पता लगाने की बात आएगी तो डिमांड और सप्लाई की बात तो साथ की साथ आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग ही किसी के प्राइसेस डिसाइड होते हैं। अब जैसे अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं, आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर मैं यहां पे डिस्कस करूं कि किस तरीके की बातें कंपनीज को सोचनी पड़ती हैं, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। BMW ब्रांड का तो नाम आप सबने सुना होगा। अब जो BMW कंपनी है ये ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है, कार्स बनाती है और BMW की बाइक्स भी आती हैं। सो बाइक्स का एक एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल है ये। BMW बाइक्स बनाती है, ऐसे ही ना BMW की एक बाइक आती है BMW GS 1200। अब जो BMW GS 1200 है, ये बाइक तो है भाई बहुत महंगी, ये तो है 35 लाख की, 35 लाख से 40 लाख के बीच में कुछ ऐसे की आती है। अब BMW ने सोचा कि भाई इंडियन मार्केट एक बहुत बड़ी मार्केट है, हमें इंडियन मार्केट में जाना है, और इंडियन मार्केट में जाके जैसे हम गाड़ियां बेचते हैं वैसे हमें बाइक्स भी बेचनी है अपनी। अब BMW अगर इंडियन मार्केट में आके अपनी ये GS 1200 बेसिकली इसके इंजन की कैपेसिटी है, 1200 सीसी का इंजन है, इसमें काफी बड़ा इंजन हो जाता है ये। तो इन्होंने कहा अगर हम GS 1200 ये बाइक इंडियन मार्केट में जाके बेचते हैं, जो कि 35 लाख से 40 लाख की पड़ेगी, पहली बात इतनी महंगी बाइक है तो बहुत कम लोग खरीदेंगे। दूसरी बात, पैसों की तो बात है ही है सर, इतनी हैवी बाइक, 1200 सीसी का इंजन, 1200 सीसी का इंजन, इतना इंजन बहुत गाड़ियों में होता है अगर आप नोटिस करें तो। गाड़ी जितना इंजन एक बाइक में डाल दिया, ये बाइक इंडिया की रोड्स पे कैसे चल पाएगी, इसमें तो पावर इतनी ज्यादा होगी, तो कीमत भी बहुत ज्यादा है और बहुत ही ज्यादा हैवी बाइक है। तो ऐसी बाइक इंडिया में चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, ज्यादा लोग शायद नहीं खरीदेंगे। तो BMW ने कहा एक काम करते हैं, इसका ना एक छोटा वर्जन लॉन्च करते हैं। बेसिकली इस GS 1200 को तो हम बोल देते हैं लेजेंडरी GS, इसका एक बेबी वर्जन लॉन्च किया इन्होंने, उसको हम प्यार से बोल देते हैं, एक्चुअली में कंपनी नहीं बोलती, ये मैं वैसे ही बोल रहा हूं, बेबी GS। बेबी GS जो लॉन्च किया वो 310 सीसी का।
मतलब 1200 सीसी का जो ओरिजिनल जीएस में इंजन था उसको 310 सीसी पे ले आए। अब इसमें इन्होंने दो मॉडल निकाले थे, एक जीएस 310 और एक मॉडल निकाला था 310R। इस तरीके से बीएमडब्ल्यू ने दो मॉडल निकाले थे बाइक्स के। इनकी जो कीमत रखी थी इंडियन मार्केट में, इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग इनकी कीमत भी 3 लाख के नियर अराउंड ऑन रोड इस तरीके की। अच्छा, आगे पीछे अमाउंट हो सकता है, कई बाद में आके मेरे को बोलो सर नहीं इतना नहीं था, इससे ज़्यादा था, वो 20-25 हज़ार का फ़र्क हो सकता है। 3 लाख रुपए तक की ये बाइक इन्होंने इंडिया में लॉन्च करी। मज़े की बात यह है कि BMW की जो बाकी बाइक्स और कार्स हैं वो बाहर मैन्युफैक्चर होती हैं, और जो ये वाली बाइक्स हैं GS 310 और 310R जो बेबी GS, ये इन्होंने इंडिया में मैन्युफैक्चर करी, इंडियन मैन्युफैक्चर्ड बाइक्स थी। अब यहां से अब मैं आगे आपको क्यों बता रहा हूं, ये एग्जांपल क्यों डिस्कस कर रहा हूं, मैं आपको प्रोडक्शन तक लेके जाना चाहता हूं कि प्रोडक्शन करने के लिए कंपनीज को किस तरीके से सोचना पड़ता है, किस तरीके के मैकेनिज्म से गुजरना पड़ता है। अब BMW ने जब ये सोचा, अच्छा BMW ने ये सोचा ही क्यों कि इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे? भाई जैसे बाकी गाड़ियां और बाइक्स बाहर मैन्युफैक्चर हो जाती हैं इंडिया के बाहर, और वहां से इंडिया में इंपोर्ट करवाकर इंडिया में बेचते हैं, इस छोटी बाइक को 310 और 310R को भी ऐसे ही कर सकते थे कि भाई इंडिया के बाहर जहां पे भी मैन्युफैक्चर करते हैं, मान लो यूएस में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो यूएस में या जर्मन में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जर्मनी में मैन्युफैक्चरिंग करके वहां से इंडिया भेज दो, मतलब इंडिया इंपोर्ट कर लेगा और फिर इंडिया में बेच दो। अब अगर बाइक जर्मन में मैन्युफैक्चर होगी, वहां से इंडिया आएगी, तो जर्मनी से इंडिया तक आने का रास्ते का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगेगा, रास्ते में इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, वो खर्चा लगेगा। जैसे ही वो बाइक भारत में एंटर करेगी तो भारत उस पे इंपोर्ट ड्यूटी, जिसको आप कस्टम ड्यूटी कहते हो, एक तरीके का टैक्स, वो लग जाएगा। तो बाइक की कीमत अपने आप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इस तरीके की कॉस्ट को खत्म करने के लिए, कॉस्ट कटिंग करने के लिए BMW ने सोचा ये बाइक बहुत सस्ती हम इंडिया में बेचना चाहते हैं, तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने का पहला फायदा, जर्मन से इंडिया तक बाइक को ट्रांसपोर्ट करने का जो खर्चा है वो नहीं आएगा। जर्मन से इंडिया को तक जब ट्रांसपोर्ट करते हैं तो इंश्योरेंस भी करवाना पड़ेगा, रास्ते में कोई डैमेज ना हो जाए, वो इंश्योरेंस का खर्चा भी बच जाएगा। इंडिया पहुंचने पर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी वो भी बच जाएगी। साथ की साथ जर्मनी में मैन्युफैक्चर होगी तो जर्मनी का लेबर फोर्स लगेगा, इंडिया में मैन्युफैक्चर होगी तो इंडिया का लेबर फोर्स लगेगा। अब अगर इन दो कंट्रीज को कंपेयर किया जाए, इंडिया में लेबर फोर्स बहुत सस्ता है एज कंपेयर टू जो जर्मनी में लेबर फोर्स है। तो जब बाइक की मैन्युफैक्चरिंग पर काम करने वाले लोग ही सस्ते में मिल गए, तो जो बनाने का खर्चा आएगा वो भी कम आएगा भारत में, वहां से भी कॉस्ट कम हो जाएगी। साथ की साथ इंडियन गवर्नमेंट इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बड़े सारे इंसेंटिव्स देती है। आपने शायद नाम भी सुना होगा, एक बहुत बड़ा स्लोगन, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया, अभी मैं पूरे डिटेल में मेक इन इंडिया के बारे में बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक आपके पास अभी आगे आना है, मेरे को और कई जगहों पर मेक इन इंडिया के बारे में बात भी करनी है, तो वो डिटेल में तभी करूंगा, अभी सिर्फ आपकी रेफरेंस के लिए बता रहा हूं। अब जैसे गवर्नमेंट कहती है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करो, गवर्नमेंट कहती है चाहे इंडिया का बंदा इंडिया में मैन्युफैक्चर करे, चाहे कोई बाहर का बंदा इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है, आप बस भारत में मैन्युफैक्चरिंग करो। इंडिया में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाओगे, तो हम आपको बड़े सारे इंसेंटिव्स देंगे। आपकी रेफरेंस के लिए बता देता हूं, इन बड़े सारे इंसेंटिव्स में से एक इंसेंटिव्स इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि कुछ टाइम का आपका टैक्स एग्जम्प्ट कर देंगे। एग्जम्प्ट करने का मतलब लगाएंगे ही नहीं, या फिर बहुत कम रेट पर लगाएंगे। इस तरीके के काफी सारे और भी कई तरीकों के इंसेंटिव्स देती है सरकार। धीरे धीरे उन इंसेंटिव्स की आगे बात करूंगा। ऑल्दो तो BMW को लगा भारत में अगर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो वो सारे खर्चे तो बचेंगे ही बचेंगे, भारत की सरकार से, इंडियन गवर्नमेंट से मेक इन इंडिया के बेनिफिट भी ले लेंगे। अब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए BMW के पास एक तो चॉइस ये थी कि नए तरीके से इंडिया में फैक्ट्री लगाई जाए, जमीन खरीदी जाए या किराए पर ली जाए, नए तरीके से सारी मशीनें डाली जाएं, ठीक है, नए तरीके से सारा लेबर फोर्स, मतलब सारा सेटअप नया तैयार किया जाए। अब फैक्ट्री लगाना, मशीनें खरीदना, लेबर फोर्स हायर करना, इसमें टाइम भी खूब लगेगा और खर्चा भी बहुत ज़्यादा आएगा। तो BMW ने कहा इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग तो करनी है, लेकिन और कोई तरीका ढूंढते हैं कि हमें यह सारा सेटअप ना तैयार करना पड़े। तो आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा, TVS। अब TVS की भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, स्कूटी, बाइक्स वगैरह वगैरह।
मैं स्पेसिफिकली यहां पे बात करना चाहता हूं जो टीवीएस की एक बाइक आती है अपाचे। टीवीएस की अपाचे के बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूं वो भी आपको समझ आएगा। अब बीएमडब्ल्यू ने क्या किया, भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बीएमडब्ल्यू ने टीवीएस के साथ टाइप किया। बीएमडब्ल्यू और टीवीएस इन दोनों ने आपस में टाइप किया, कोलैबोरेशन किया, बिजनेस कोलैबोरेशन। सर क्या कोलैबोरेशन किया इन दोनों ने? सर ये कोलैबोरेशन किया, बीएमडब्ल्यू ने टीवीएस को कहा देखो ऐसा है, टीवीएस को कहा, कौन कह रहा है? बीएमडब्ल्यू कंपनी कह रही है। किसको कह रही है? टीवीएस कंपनी को। क्या कह रही है? बीएमडब्ल्यू टीवीएस को कहती है तुम्हारे पास अपनी फैक्ट्री है। टीवीएस कहता है हाँ बिल्कुल है, हम तो इंडिया में ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो बीएमडब्ल्यू कहता है तुम्हारे पास अपनी फैक्ट्री है तो तुम्हारे पास अपनी मशीनें भी होंगी इस फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनाने के लिए, बाइक्स वगैरह बनाने के लिए। टीवीएस कहता है हाँ सर, हम तो प्रॉपर फुल स्केल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो फैक्ट्री भी है, मशीनें भी हैं, लेबर भी हायर कर रखी है, सारा सेटअप हमने तैयार कर रखा है। तो बीएमडब्ल्यू कहता है ये जो तुमने पूरा सेटअप तैयार कर रखा है मैन्युफैक्चरिंग का, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का, किसने तैयार कर रखा है? टीवीएस ने। बीएमडब्ल्यू ने कहा हम तुम्हारा ये पूरा का पूरा सेटअप यूज करेंगे। टीवीएस कहता हाँ ठीक है कर लो यूज, लेकिन टीवीएस कहता है अगर मेरा पूरा सेटअप मैन्युफैक्चरिंग का, मेरी फैक्ट्री, मेरी मशीन है, मेरा लेबर फोर्स, वो सब अगर तुम यूज करोगे तो उसके बदले मेरे को क्या दोगे, कितने पैसे दोगे? बीएमडब्ल्यू कहता ना, उसके बदले तुम्हें पैसा कुछ नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे इसके बदले तुम्हें। टीवीएस कहता है पागल थोड़ा है हम, मतलब हमको तो लग रहा था कि आप हमारे पास टाइप करने आए हो, हमारा पूरा सेटअप यूज करने के लिए कह रहे हो, उसके बदले आप पेमेंट करोगे हमें। अब आप कह रहे हो पेमेंट तो मिलेगी नहीं, तो हम बेवकूफ थोड़ना है, आप भले बीएमडब्ल्यू, हम आपको फ्री में थोड़ा ना अपना सेटअप यूज करने दे देंगे। बीएमडब्ल्यू कहती है चिंता मत करो, हम तुमको पैसे तो नहीं देंगे, लेकिन हम तुम्हें उससे भी जरूरी एक चीज देंगे। क्या? बीएमडब्ल्यू कहता है तुम्हारा जो ये सेटअप है, फैक्ट्री, मशीनें, लेबर फोर्स, इस सब को यूज करके हम अपना इंजन बनाएंगे जो हम अपनी बाइक में लगाएंगे। अपनी कौन सी बाइक में? जो ये यहां पे बेबी जीएस 310 और 310R बना रहे थे, उस बाइक में हम ये इंजन लगाएंगे। सेटअप तुम्हारा होगा, टेक्नोलॉजी हमारी होगी। टीवीएस कहता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। दोबारा रिपीट करता हूं, बीएमडब्ल्यू कहता है टीवीएस को कि तुम्हारी फैक्ट्री, मशीन, लेबर तो हम तुम्हारा यूज कर रहे हैं, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है इंजन बनाने की वो तो हमारी है। हमारी किसकी? बीएमडब्ल्यू की। तो टीवीएस कहता है हाँ ठीक है, पर फिर भी मेरे को क्या मिल रहा है उसमें? वो इंजन तो तुम अपनी बाइक्स में लगाओगे ना। बीएमडब्ल्यू कहता है नहीं, ये इंजन हम अपनी बाइक्स में तो लगाएंगे ही लगाएंगे, तुम एक काम करना, ये इंजन बना के हम तुमको भी दे देंगे। तुमको किसको? टीवीएस को। तो बीएमडब्ल्यू कहता है तुम्हारी फैसिलिटी यूज करके जो हम अपनी टेक्नोलॉजी से जो इंजन बनाएंगे वो हम तो यूज करेंगे ही करेंगे, वो टीवीएस भी यूज कर लेगी। एक तरह से इनडायरेक्टली, इन शॉर्ट फॉर्म अगर मैं बोलूं, तो बीएमडब्ल्यू ने अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी इंजन की टेक्नोलॉजी को यूज करने के अधिकार, राइट्स टीवीएस को दे दिए थे। समझ आया? अब मैंने टीवीएस की अपाचे बाइक की बात क्यों की? टीवीएस ने उसके बाद जो अपनी अपाचे लॉन्च करी थी, जो 350, पता नहीं 310 सीसी के आसपास आती है, उस बाइक में टीवीएस ने बीएमडब्ल्यू के इंजन्स लगाए थे। सेम इंजन बीएमडब्ल्यू का जो बीएमडब्ल्यू की जीएस 310 और 310R में लगा हुआ था। टीवीएस के लिए इससे बड़ा एडवांटेज और कोई हो ही नहीं सकता था, क्योंकि टीवीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, टीवीएस की अपाचे में जब बीएमडब्ल्यू का इंजन लगा होगा और कोई इंसान अपाचे बाइक खरीदने जाएगा, तो टीवीएस बल्कि अपने फीचर्स बताने से पहले सबसे पहले क्या बोलेगा? भाई इस बाइक में बीएमडब्ल्यू का इंजन लगा हुआ है। उसी टाइम टीवीएस की अपाचे बाइक की ब्रांड वैल्यू कई गुना बढ़ जाएगी और प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा से ज्यादा बिक सकता है। समझ आया? इस तरीके का एक अरेंजमेंट। अब ये सारी बात मैंने आपसे, एक एग्जाम्पल मैंने आपसे क्यों डिस्कस किया? दो मोटिव्स, एक तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलती रहे, दूसरी मेन पर्पस मेरा ये था आपको यहां से ये समझ आए कि जब हम बात करते हैं कि एक प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्शन करनी है, तो क्या चीजें, किस तरीके से कंपनीज को सोचना होता है। जैसे कई बार हम कहते हैं ना कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचो। अब नॉर्मल सोच तो क्या थी कि नई मशीनें खरीद लो, नई फैक्ट्री खरीद लो, प्रोडक्शन चालू कर दो। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग क्या थी? किसी और का ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड सेटअप यूज करो और सामने वाले इंसान को कोई ना कोई बेनिफिट दे दो, रादर देन गिविंग स्ट्रेट अवे मनी। आई होप आपको समझ आया है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं आप।
हाँ जी, अब आते हैं अपनी डेफिनेशंस पे। अब यहाँ पे जो मैंने ये लिखा था, ये क्या लिखना चाह रहा था, मैं क्या बताना चाह रहा था डेफिनेशंस में, नालायक, इसको क्या हो गया। हाँ जी, तो सबसे पहले, अब डेफिनेशंस ना पेपर में कई बार याद नहीं आती, हमें मेन कीवर्ड याद रखना है। अब सबसे पहले आप अपने घर पे जाते हो, कहीं पार्टी करने जाना है, घूमने जाना है, कुछ भी करने जाना है। हम पापा के पास जाते हैं या मम्मी के पास जाते हैं, पापा को जाके कहते हैं भाई पैसे दे दो। पापा क्या कहते हैं, भाई तुम्हारा पता नहीं, हमें तो अपने टाइम पे यही डायलॉग सुनने को मिलते थे, हम जाके बोलते थे भाई पैसे दे दो। पापा बोलते थे भाई पैसे पता है कितने कमाने कितने मुश्किल होते हैं, पैसे कोई पेट पे लगते हैं, तुम्हें तो बस हमेशा पैसे चाहिए पैसे चाहिए। तो पापा हमेशा किस चीज़ की बात करते रहते थे, पैसा 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 पैसा। जब भी हम कुछ कहीं पे मस्ती करते थे, कुछ भी करते थे, घूमने फिरने निकल जाते थे, तो पापा क्या कहते थे, बेटा कुछ पढ़ लो, कुछ कमा लो, कुछ कर लो। एनीवे, तो वही हमने यहाँ पे बात करी। पप्पा हमेशा किस चीज की बात करते हैं, वेल्थ की बात करते हैं, पैसा 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 पैसा। और यहाँ पे पप्पा का नाम क्या हो जाएगा, अपने एक्चुअल फादर साहब का नाम मत लिख देना यहाँ पे, एडम स्मिथ। ये एक्चुअली में इकोनॉमिक्स के भी पप्पा हैं, ठीक है जी। तो एडम स्मिथ जो कि पप्पा हैं इकोनॉमिक्स के, उन्होंने क्या कहा, इकोनॉमिक्स क्या है, पैसा, वेल्थ। उसके बाद अब पापा हमेशा बात करते रहते हैं पैसा 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 पैसा। बच्चा क्या कहता है, पैसे पैसों की बात करते रहते हो, कुछ मेरे ऊपर भी खर्चो, मेरे भी भले की सोचो, मेरे को घूमने जाना है, मेरे को पार्टी करने जाना है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, ठीक है। तो बच्चा हमेशा किस चीज़ की बात करता है, पैसे पैसे की बात पापा करते हैं, और बच्चा हमेशा किस चीज़ की बात करता है, मेरे ऊपर खर्चो, मेरे को घूमने जाने दो, मेरे को ट्रिप्स पे जाने दो, मेरे को गोवा में पार्टी करने जाने दो। एनीवे, तो बच्चा हमेशा किस चीज़ की बात करता है, वेलफेयर, वेलफेयर की। अब कोई नालायक क्लास देखने के बाद सच में घर पे शुरू मत हो जाना, नहीं तो तुम्हारे घर वाले मेरे को गाली निकालेंगे, क्या सिखा दिया ये। एनीवे, उसके बाद फिर आती है मम्मी। यहाँ पापा बात करते रह रहे हैं पैसों पैसों की, बच्चा बात कर रहा है कि मेरे ऊपर खर्चो, मेरे ऊपर खर्चो, मेरे वेलफेयर का सोचो। मम्मी कह रही है आज घर में ये नहीं है, आज घर में ये नहीं है, आज घर में ये नहीं है, ये लेके आओ, वो लेके आओ। मतलब मम्मी किस चीज़ की बात कर रही हैं, स्कारसिटी, स्कारसिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो पापा बात कर रहे हैं पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ, बच्चा बात कर रहा है मेरे ऊपर खर्चो, मेरे ऊपर खर्चो, मेरे ऊपर खर्चो। मम्मी कह रही है आज घर में ये नहीं है, आज घर में वो नहीं है, स्कारसिटी। एट द एंड ऑफ द डे, इन तीनों के लड़ाई झगड़े में, इन तीनों को, पप्पा मम्मी बच्चे को, इन तीनों को कौन बाउंड करके रखा हुआ है, भगवान। भगवान कहता है कोई दिक्कत नहीं है, सबकी डायनेमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी, पैसा भी कमाया जाएगा, भले के लिए भी लगाया जाएगा, और जो भी रिसोर्सेज कम हैं उनमें बांटा भी जाएगा। समझ आया आपको ये। सो बेसिकली आइए एक बार फटाफट से एक बार इतना रिवाइज करते हैं। पप्पा, पप्पा किस चीज़ की बात करते हैं, पैसा 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 पैसा, वेल्थ। बच्चा किस चीज़ की बात करता है, मेरा भला करो, वेलफेयर। मम्मी किस चीज़ की बात करती है, घर में ये नहीं है, घर में वो नहीं है, स्कारसिटी। अच्छा, लास्ट में इन तीनों को बाउंड करके कौन रखा हुआ है, भगवान। भगवान जी क्या कह रहे हैं, सबका भला होगा, डायनामिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये मम्मी वाली बात किसी को बताना मत, नहीं तो मेरे को ज़्यादा गालियां पड़ जाएंगी। एनीवे, चलो उसके बाद पप्पा का नाम यहाँ पे क्या है, एडम स्मिथ। बच्चे का नाम यहाँ पे क्या है, एल्फ्रेड मार्शल। मम्मी का नाम यहाँ पे क्या है, लियोनल रॉबिन्स। और भगवान का नाम यहाँ पे क्या है, पॉल सैमुएल्सन। आइए एक बारी सारा ये रिवाइज करते हैं वापस से एक बारी। अब चाहे घर पे आप मेरे सामने नहीं हो, मैं आपके सामने नहीं हूँ, लेकिन स्टिल जहाँ पे आप बैठे हुए हैं एक बारी मेरे साथ साथ ज़रूर बोलिएगा, सो दैट आपको लर्न हो। क्लासेस का फ़ायदा तभी है जब क्लासेस के साथ साथ ही आपको लर्न हो जाए, रादर देन आपको वापस से बाद में पढ़ना पड़े। तो बोलेंगे मेरे साथ साथ, पप्पा कौन है, पप्पा एडम स्मिथ हैं। पप्पा किस चीज़ की बात करते हैं बार 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 बार, वेल्थ, पैसा। उसके बाद बच्चा कौन है, एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल हमेशा किस चीज़ की बात करता है, भले की, मेरे ऊपर खर्चो, वेलफेयर। उसके बाद मम्मी किस चीज़ की बात करती है, स्कारसिटी, ये नहीं है वो नहीं है, स्कारसिटी ऑफ रिसोर्सेज की। मम्मी का नाम क्या था, बोलो एक बारी, लियोनल रॉबिन्स। उसके बाद इन सब को बाउंड करके कौन बैठा हुआ है, भगवान जी। भगवान जी का नाम क्या था, पॉल सैमुएल्सन। भगवान जी क्या कहते हैं, सबका भला होगा, डायनेमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक बार वापस फिर से, वेल्थ की बात कौन करता है, पैसों पैसों की बात कौन करते हैं, पप्पा। क्या नाम, एडम स्मिथ।
आज घर में ये नहीं है, आज घर में वो नहीं है, कमी कमी, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, उसकी बात कौन करती हैं? मम्मी करती हैं। मम्मी का नाम क्या था? लियोनल रॉबिन्स। मेरे ऊपर खर्चो, मेरा भला करो, मेरा भला करो, ये बात कौन करता है? बच्चा। बच्चे का नाम क्या था? एल्फ्रेड मार्शल। इन सबको बाउंड करके कौन रखा हुआ है? भगवान जी। भगवान जी का नाम क्या था? पॉल सेम्यूल्सन। पॉल सेम्यूल्सन क्या बात करता है? सबका भला, डायनेमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ आई। चलिए, अभी मैंने आपको ये डेफिनेशंस एक तरह से समझाई नहीं है, सिर्फ बताई हैं कि एडम स्मिथ वेल्थ की बात करता है, एल्फ्रेड मार्शल वेलफेयर वगैरह वगैरह। अब एक एक डेफिनेशन को पिक करते रहते हैं और उसको समझते हैं इन डिटेल है क्या उसमें। अभी तक तो एक तरह से मैंने आपको ये लर्न करवाया है, समझाया नहीं है। आइए पहले थोड़ा सा लिखते हैं, फिर आगे समझते हैं। लिखिए, फर्स्ट डेफिनेशन, एडम स्मिथ कब दी थी एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन? 1776। ये लिखना है आपको। एडम स्मिथ को क्या बोला जाता है? हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी पप्पा थे, वैसे भी एक्चुअली में भी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इनको बोला जाता है। ये मैं आपको इस तरीके से इसलिए लिखवा रहा हूं जैसा डायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। कौन से, एक क्वेश्चन जैसे आपका एमसीक्यू में बनता है, कौन से ईयर में डेफिनेशन दी गई थी एडम स्मिथ ने? 1776 में। एडम स्मिथ को किस नाम से बोला जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से। एनीवे, अब डेफिनेशन लिखते हैं। इकोनॉमिक्स is the study of nature and causes of wealth of nations. Economics is the study of nature and causes ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। अंडरलाइन करिएगा नेचर वर्ड को और कॉजेज वर्ड को। देखिए, जहां जहां पे मैं स्पेसिफिकली, जैसे यहां पे मैंने 1776 लिखवाया, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स लिखवाया, या डेफिनेशन में मैंने दो वर्ड्स को अंडरलाइन करवाया, प्लीज़ ये बिल्कुल साथ साथ करिएगा। उसका रीज़न बड़ा सिंपल सा ये है, आपका जो ये इकोनॉमिक्स का पेपर है, ये आपका सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, ये आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर है। सो बेसिकली जैसे जो हमारा सब्जेक्टिव पेपर होता है 12th में हम पढ़ते थे, हमें पूरा पूरा लर्न करना होता था सो एज टू मेक अ लैंग्वेज इन द पेपर। यहाँ पे हमें पेपर में कोई लैंग्वेज तो बना के लिखनी नहीं है, हमें एकदम से माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए कि हाँ जी ऐसा ऐसा एक वर्ड था, कीवर्ड ध्यान में होना चाहिए। सो बेसिकली मेरे पास ये पूरी डेफिनेशन पेपर में लिखनी नहीं आ जाएगी, मेरे पास पेपर में इसके कीवर्ड से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो वो मेरे को मेन याद रखने हैं। तो वो जैसे मैंने यहाँ पे नेचर एंड कॉजेज अंडरलाइन करवाया, दीज आर द मेन कीवर्ड्स ऑफ दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन, जो क्वेश्चन में फ्रेम हो सकती है। एनीवे, नेचर जब हम लिखते हैं तो नेचर का मतलब, नेचर में हम क्या बोलना चाहते हैं, ये सब अभी मैं लिखवा रहा हूँ, समझाऊंगा ये सारा। नेचर में हम क्या बोलना चाहते हैं? व्हाट इज वेल्थ, वेल्थ है क्या। कॉजेज में हम बोलना चाहते हैं वेल्थ बनती कैसे है, हाउ। नेचर, व्हाट इज वेल्थ, कॉजेज, हाउ वेल्थ इज डेवलप्ड। लिख लिया यहां तक? चलिए, इसके बाद बुलेट पॉइंट, वेल्थ। अब इसमें कुछ पॉइंटर्स लिखने हैं, रुक जाइए यहां पे। तो यहां पर अभी तक जो हमने लिखा पहले समझ लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। एडम स्मिथ भाई साहब ने, जो कि पप्पा हैं, पप्पा ने डेफिनेशन कौन से साल में दी? 1776 में। ये हमारे भी पप्पा हैं इकोनॉमिक्स के, मतलब फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है। क्या डेफिनेशन दी इन्होंने? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। हिंदी में अगर मैं इसको बोलूं, अलग अलग कंट्रीज की जो वेल्थ है वो क्या है, मतलब वेल्थ में पैसा कवर्ड अप होगा, क्या कवर्ड अप होगा, अलग अलग कंट्रीज की जो वेल्थ है वो किस किस चीज को जोड़कर बनी है और वो कैसे बनी है। समझ आया आपको ये? अब नेचर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताइए आपके मन में क्या आता है जब बात करी जाती है कि यार इस इंसान की वेल्थ इतनी है। मैं बोलूं आपकी वेल्थ 100 करोड़ रुपए है, शाहरुख खान
इसकी इनकी वेल्थ बोली जाती है, पता नहीं कितने हजार करोड़ रुपए इनकी वेल्थ है, ठीक है। किसी और इंसान की, मुकेश अंबानी साहब की वेल्थ बोली जाती है, इतने करोड़ डॉलर इनकी वेल्थ है। ये जो वेल्थ किसी भी इंसान की बोली जाती है, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, वटेवर, ये वेल्थ में सिर्फ मनी कवर्ड अप होता है या और भी कोई चीज कवर्ड अप होती है? मतलब किसी इंसान के पास, फॉर एग्जाम्पल मेरी जेब में अभी 1,000 रुपए पड़े हैं, तो मैं क्या कहूं, मेरी वेल्थ 1,000 रुपए है। इसी तरीके से किसी इंसान की जेब में 1,00,000 रुपए पड़े हुए हैं, वो क्या कहे, उसकी वेल्थ 1,00,000 रुपए है। मतलब सिर्फ पैसे काउंट होते हैं और भी कोई चीज काउंट होती है? तो सर वेल्थ में सबसे पहले मनी तो काउंट होता ही होता है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें कवर्ड अप होती हैं, जैसे अब और जो चीज़ें कवर्ड अप होती हैं वो बताने से पहले एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं, ठीक है। सुनो, अभी मेरे को, क्योंकि आप लोगों का नाम नहीं पता है सबका, तो जब पता चल जाएगा तो तुम लोगों के नाम पे ही मेरे को एग्जांपल बनाने होते हैं। बल्कि इसी से एक चीज़ ध्यान में आई, एक काम करिएगा, सो दैट मेरे को आप लोगों के नाम वगैरह पता चल जाए, मेरे को पता चल जाए हैं कौन कौन ये नालायक। तो एक बारी जैसे, और वैसे तो इंटरेक्शन भी रखनी है, जिससे मेरे को भी कॉन्फिडेंस होता रहे कि हाँ जी आप सारी क्लासेस देख रहे हो और समझ रहे हो, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों के पास तो जो हमने वेबिनार किया था उसमें नंबर पहुंच गया होगा। ऑल्दो जब आपकी ये क्लास ख़त्म हो जाएगी, डू टेक्स्ट मी अप, एक बारी ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्लास कैसी गई है, समझ आया आपको सारा या नहीं। और जैसे ही क्लास ख़त्म हो, सो दैट मेरे को भी एक अश्योरिटी मिल जाए कि हाँ आप क्लासेस देख रहे हैं, पहली वाली क्लास भी और दूसरी वाली क्लास भी, ठीक है जी। दोनों क्लासेस का मेरे को मैसेज ज़रूर करिएगा कि आपने ये क्लासेस देख ली हैं और आपको समझ आ गई हैं। जो भी डाउट्स होंगे, अगर कुछ होंगे तो वो ज़रूर आप पूछिएगा, ठीक है। और नंबर मैं आपको बता देता हूँ, नंबर है मेरा 9873649729। आप नंबर पे भी रीच आउट करके बता सकते हैं, और नहीं तो आप कमेंट बॉक्स वगैरह में लिख के, अगर आपको ये सारा समझ आ रहा है तो प्लीज़ ज़रूर एक बारी मेरे को बताइएगा, ठीक है। और क्लास देखने के बाद ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा। एनीवे, तो यहाँ पे मान लो आप में से ही एक है बच्चा जिसका नाम मैं जान के रख देता हूँ नालायक। अच्छा, नालायक मैं किसी को बोलूँ तो बुरा मत मानना, प्यार से बोलता हूँ, ठीक है। तो मान लो कोई नालायक है, और मान लो कोई मेरे जैसा शरीफ है, ठीक है जी। अब जो नालायक है और जो मेरे जैसा शरीफ है, ये दोनों मान लो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, सेम अटेम्प्ट में, सेम ईयर में ये लोग सीए बने दोनों, ठीक है। लेकिन जब सीए बने तो नालायक भाई साहब की जो नौकरी लगी वो लगी 10 लाख रुपए, एग्जाम्पल ले रहा हूं, पर मंथ की। और मेरी जो नौकरी लगी, मान लो वो लगी 1 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से। अब मैं आपसे पूछूं, आज की तारीख में जब इन दोनों की नौकरी लगी, नालायक की और मेरे जैसे शरीफ की, मेरी नौकरी लगी 1 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से, और आप जैसे नालायक की नौकरी लगी 10 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से, आज के हिसाब से कौन आगे है? ऑब्वियसली नालायक आगे है, क्योंकि नालायक एक महीने में 10 लाख रुपए कमा रहा है, मैं तो उसका बहुत थोड़ा हिस्सा कमा रहा हूं, 1 लाख रुपए कमा रहा हूं। लेकिन अब क्योंकि ये नालायक है, इसके शौक बहुत बड़े बड़े हैं। शौक बड़ी बात है, मतलब कि इसके शौक इतने बड़े बड़े हैं, गाड़ियां बड़ी बड़ी खरीदनी है, ठीक है जी, घड़ियों पे खर्चे करने हैं, पार्टी पे खर्चे करने हैं, घूमने फिरने पे खर्चे करने हैं, इतने खर्चे हैं, इतने शौक हैं कि ये महीने के कमाता तो है 10 लाख, लेकिन खर्च भी कर देता है 10 लाख। और जब मंथ एंड आता है तो इसके पास क्या बचता है? ज़ीरो। तो सेविंग के नाम पर नालायक के पास कुछ नहीं बचता, भले ही ये 10 लाख रुपए महीने के कमा रहा था, क्योंकि सारे उड़ा देता है। अब क्योंकि मैं शरीफ था तो मेरे ज़्यादा शौक भी नहीं है, ठीक है जी, मैं ये पैसा खर्च करता था सिर्फ अपनी नेसेसिटीज़ पे। तो मान लेते हैं महीने के जो मेरे घर का खर्चा, बिल्स वगैरह 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 जो भी खर्चे होते हैं, बेसिक नेसेसिटी का खर्चा मान लो 60,000 का मेरा हो जाता था, और मैं हर महीने 40,000 रुपए की सेविंग कर लेता था। अच्छा, अब सेविंग अगर कर लेता था तो मोदी जी वैसे भी थोड़ा सा कैश रखने के ऊपर डांट लगा देते हैं। तो
इसको मैंने अपने पास कैश में तो नहीं रखा होगा, कहीं ना कहीं डिपॉजिट करवाया होगा, बैंक में जाके डिपॉजिट करवाया होगा, स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए होंगे, वगैरह वगैरह, कुछ भी हो सकता है। मतलब मैंने इसको कहीं पे इन्वेस्ट किया होगा, बैंक वगैरह में जाके इन्वेस्ट किया होगा, तो इंटरेस्ट भी मिल रहा होगा इस पे। समझ आ रहा है आपको ये? अच्छा, मैं आपसे पूछूं, आफ्टर 7 years, 7 साल बाद, 1 मिनट के लिए मान लो विद इन 7 years इन दोनों को कोई प्रमोशन नहीं मिला, दोनों के सैलरी पैकेजेस में कोई इंक्रीमेंट इनको नहीं मिला, 1 मिनट के लिए मान लो, वैसे मिला होगा लेकिन मान लो नहीं मिला, तो भी आज तो भले ही नालायक आगे था, आज से 7 साल बाद कौन आगे होगा? आज से 7 साल बाद ये शरीफ इंसान आशीष आगे होगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि 7 साल बाद भी मन में डाउट आता है, सर 7 साल बाद भी आशीष शरीफ तो है, लेकिन पैसे तो ये भी 7 साल बाद भी 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, और नालायक भले ही नालायक है लेकिन ये तो पैसे 10 लाख रुपए पर महीना कमा रहा है, 7 साल बाद भी ये आगे कैसे हो गया? सर 7 साल बाद हालत ये होगी कि जब महीना शुरू होगा तो नालायक के बैंक अकाउंट में होंगे 10 लाख रुपए, लेकिन जब महीना खत्म होगा इसके अकाउंट में होंगे 0। लेकिन जो आशीष होगा, जब महीना शुरू होगा तो 1 लाख रुपए की तो सैलरी इसको मिलेगी ही मिलेगी, साथ की साथ 40,000 रुपए हर महीने जमा करवाए हैं, सेव करे हैं, इंटू 7, 40,000 रुपए हर महीने इंटू 12 करके 1 साल में कितने जोड़ लिए, इंटू 7, 7 साल में कितने जोड़ लिए, ये प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इस अमाउंट पे इंटरेस्ट, इतना अमाउंट इसके पास एक बैंक बैलेंस के उसमें इकट्ठा हो चुका होगा। समझ आ गया आपको? ये क्लियर हो गया? तो यहां से क्रक्स निकलता है, जो इंसान सेव करता है और उस सेविंग को सही जगह पर इन्वेस्ट करता है वही ग्रो करता है। समझ आया आपको ये? अब जब मैंने बात करी जो इंसान सेविंग करता है, 40,000 सेव करे थे, इस सेविंग को इन्वेस्ट करने के नाम पर मैं बैंक में जाके भी इन्वेस्ट कर सकता था, मैं किसी कंपनी के शेयर भी खरीद सकता था, मैं गोल्ड भी खरीद सकता था, मैं चांदी सिल्वर भी खरीद सकता था, मैं कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकता था, मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकता था, मैं फर्नीचर में इन्वेस्ट कर सकता था, मैं गाड़ी में इन्वेस्ट कर सकता था, मैं कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकता था। समझ आया आपको ये? जैसे जो मैंने अभी आपको ये बात बोली कि जो सेव करता है और उसको सही जगह पर इन्वेस्ट करता है वही ग्रो करता है, जैसे इसका आपको एक रेफरेंस देता हूँ। एक ना कहावत है, मैं आपको इस बारे में भी काफ़ी चीज़ें बताता रहूँगा क्योंकि मेरा खुद का भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, अगर आप में से भी किसी का इंटरेस्ट हो तो बिल्कुल बताइएगा मुझे। स्टॉक मार्केट, और वैसे अगर आप में से किसी का इंटरेस्ट है थोड़ा सा भी तो मेरे को बिल्कुल इंटीमेट करिएगा स्टॉक मार्केट में, क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू एक्चुअली लर्न द स्टॉक मार्केट। वाई सो? क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? बिकॉज ऑब्वियसली आप एक तो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो सीए फाउंडेशन की, तो वो भी काफ़ी हद तक इकोनॉमिक्स लिंक हो जाती है स्टॉक मार्केट से। दूसरी चीज़, इस टाइम पर प्रैक्टिकल मार्केट में जो सरकमस्टांस चल रहा है कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से, इस वजह से स्टॉक मार्केट में जितना फ्लक्चुएशन आ रहा है वो कभी नॉर्मल सिनेरियो में नहीं आता है। तो इस टाइम पर सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से मार्केट को सीखा जा सकता है कि क्या होता है तो मार्केट में क्या हो जाता है एंड स्टफ। अब इसमें मैं सिर्फ इतना एक आपको आपकी रेफरेंस के लिए, इंटरेस्ट जगाने के लिए एक बात बताना चाह रहा हूँ, आपकी नॉलेज के लिए सिर्फ। एक कंपनी है आइशर मोटर्स, शायद आपने नाम सुना होगा। आइशर मोटर्स का नाम नहीं सुना हुआ तो आपने शायद रॉयल एनफील्ड का नाम ज़रूर सुना होगा, जिसकी बुलेट बाइक आती है। अब बेसिकली जो रॉयल एनफील्ड है वो सब्सिडरी कंपनी है, आइशर मोटर मेन पेरेंट कंपनी है। पेरेंट कंपनी पप्पा, उसका बच्चा सब्सिडरी कंपनी। तो बच्चा कंपनी कौन है? रॉयल एनफील्ड। और इसकी पप्पा कंपनी कौन है? आइशर मोटर्स। सर इसकी बात क्यों कर रहे हो? इसकी बात हम इसलिए कर रहे हैं, आपको एक छोटा सा रेफरेंस देता हूँ। जो मैंने ये कहावत बोली कि जो सेव करता है और सही जगह पर इन्वेस्ट करता है वही ग्रो करता है, कैसे? सर 2001 में आइशर मोटर का शेयर 17.5 रुपये का हुआ करता था, और वैसे तो 2013-14 के नियर अराउंड, किसी 2014 में मेरे को एग्जैक्टली मंथ डेट याद नहीं है, लेकिन 2013-14 के बीच में इसका शेयर 50,000 से ऊपर का हो गया था। लेकिन मैं अगर आज की भी बात करूं, इसका शेयर 14,000, 2020 की बात कर रहा हूं, और ये तब बात कर रहा हूं जब कोविड-19 की वजह से मार्केट बहुत डूबा हुआ है, बहुत नुकसान हो रहा है मार्केट में। कभी मार्केट डेली बेसिस पे चढ़ जाता है, कभी गिर जाता है, ओवरऑल मार्केट फॉल किया हुआ है।
इसका शेयर आज 14,770 हुआ पड़ा है। सर इसका मतलब आप कहना क्या चाहते हो? मैं आपको रियल कैलकुलेशन के साथ एक बार एक चीज़ बताता हूँ, सो दैट अगर किसी का इंटरेस्ट नहीं भी है तो भी हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है, हमें ना कोई पढ़ने के लिए बोलता रहे पढ़ो 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 पढ़ो, तो हमको लगता है यार क्यों पागल बना रहे हो यार, पढ़ लेंगे ठीक है। क्योंकि हमको लगता है यार पेपर लिखने हैं जाके, तो समझ नहीं आएगा तो भी रट लेंगे, तो बोरिंग सा काम लगता है। लेकिन जैसे ही हमें बोला जाए ना यार ये चीज़ सीख लो, सीधा पैसा मिलेगा, एकदम से मोटिवेशन आ जाती है, पैसे मिलेंगे, अच्छा ठीक है पढ़ लेते हैं। सो बेसिकली ये मैं उसी इंटरेस्ट को जगाने के लिए आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। अब मान के चलिए 2001 में किसी इंसान की जेब में 10,000 रुपये हैं और उसने 10,000 रुपये आइशर मोटर के शेयर में लगाए। एक शेयर कितने का है? 17.5 रुपये का। 10,000 रुपये अगर मैं इस कंपनी के शेयर में लगा रहा हूं तो कितने शेयर खरीदे होंगे 2001 में? 10,000 रुपये में कितने शेयर आए होंगे? 10,000 डिवाइडेड बाय 17.5, मैं राउंड ऑफ करके लिख रहा हूं 571 शेयर्स, ठीक है जी। 2020 भले ही पूरा मार्केट क्रैश किया हुआ है 2020 में अभी इस टाइम पर, लेकिन फिर भी एक शेयर कितने का है? 14,770। कितना प्रॉफिट? सर 14,770 का एक शेयर है, अगर मैं आज भी बेचता हूं ये शेयर तो कितने का बिकेगा? 14,770। कितने का खरीदा था एक शेयर? 17.5 रुपए का। तो सर 17.5 रुपए का एक शेयर खरीदा था, 14,770 का एक शेयर बेच पाऊंगा, यह है एक शेयर का प्रॉफिट। और जब इन्वेस्ट करे थे पैसे 10,000 रुपये तो कितने शेयर खरीदे थे? 571। तो सर ये टोटल प्रॉफिट कितना आता है? 14,770 माइनस 17.5 मल्टीप्लाई बाय 571। सर ये आता है 84,23,678 राउंड ऑफ करके। मतलब सर यहां से एक रेफरेंस निकली, 2001 में किसी इंसान ने सेव किए और इन्वेस्ट करे कितने रुपए? 10,000 रुपये। बस 2001 में 10,000 रुपये सेव करके आइशर मोटर के शेयर में इन्वेस्ट करके छोड़ दिए, आराम से बैठ जाओ। 2020 में ये 10,000 रुपये कितने बन गए? 84,23,678। यहां से एक कहावत निकलती है जो कि मेरे को खूब बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, स्टॉक मार्केट की एक कहावत, डोंट वर्क फॉर मनी, लेट द मनी वर्क फॉर यू। पैसों के लिए काम मत करिए, पैसों को काम पर लगा दीजिए। आप सेव करिए और पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट करिए। 10,000 रुपये आपने जैसे ही आइशर मोटर के शेयर में लगा दिए, आपने उसके बाद पैसे को काम पे लगा दिया, आप पैसा बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। 2020 में 84,23,678 हो गया। एनीवे, ये सारी बातें आई होप आपको समझ आई होंगी। धीरे धीरे मैं इन बातों को और बढ़ाता रहूंगा, इस तरीके के एग्जांपल्स को भी। ऑल दो आगे बढ़ते हैं। आप बात हम यहां पे कर रहे थे, वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं। बात हम कर रहे थे वेल्थ क्या है। तो सर वेल्थ में मनी भी आएगा। वेल्थ में जो आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो वो भी आएगा। इन्वेस्टमेंट्स में सर मैं गोल्ड भी खरीद सकता हूं, मैं सिल्वर भी खरीद सकता हूं, मैं किसी कंपनी के शेयर भी खरीद सकता हूं, जो मैंने अभी जैसे आइशर मोटर की बात करी। इसी तरीके से वेल्थ में अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, प्रॉपर्टी भी कवर अप हो जाएगी। वेल्थ में अगर आपने कोई गाड़ी खरीदी है वो भी कवर अप हो जाएगी। आपने बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कुछ भी इस तरीके की चीज खरीदी है वो भी कवर अप हो जाएगी। तो वेल्थ में हर एक चीज कवर अप हो जाती है। पैसा हार्ड कैश हो, लिक्विड मनी हो, या उस मनी से खरीदी गई कोई और एसेट हो, वो सारी चीजें वेल्थ में कवर्ड अप हो जाती हैं। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, जो शेयर्स होते हैं, आपने जैसे सीखा होगा इक्विटी शेयर्स बोलते हैं आप या प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। इसमें इक्विटी शेयर्स भी कवर्ड अप होता है, इसमें प्रेफरेंस शेयर्स, दोनों कवर्ड अप हो जाते हैं। तो कंफ्यूज मत हो जा रहा है एमसीक्यू में अगर इक्विटी शेयर आ जाए या प्रेफरेंस शेयर आ जाए। दूसरी बात, इक्विटी शेयर जो है इसका एक और नाम होता है ऑर्डिनरी शेयर्स। तो अगर किसी सवाल में यह आ जाए कि ऑर्डिनरी शेयर्स क्या वेल्थ का पार्ट है या नहीं, तो कंफ्यूज मत हो जाना, हमने तो इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर पढ़ा हुआ है, ऑर्डिनरी शेयर क्या है? इक्विटी शेयर का ही दूसरा नाम है ऑर्डिनरी शेयर। बेसिकली इसको समझना है अगर प्रैक्टिकली, तो ये है कि भारत में इसको इक्विटी शेयर बोला जाता है।
लेकिन जैसे ही ये भारत के बाहर निकलता है, इसको इसको एक फैंसी नाम दे दिया जाता है, ऑर्डिनरी शेयर्स। जब तक ये इंडियन रहेगा, इक्विटी शेयर। जैसे ही ये फॉरेनर बन जाएगा, ऑर्डिनरी शेयर्स बोल दिया जाएगा। जैसे यूएस वगैरह में ऑर्डिनरी शेयर्स बोला जाता है, तो कोई फर्क नहीं है इसमें। ठीक है जी। अच्छा, यहां पे जब मैंने शेयर लिखा ना, यहां पे मैं एक चीज़ और लिख देता हूं स्पेसिफाई करने के लिए। आपने स्टॉक मार्केट में भी अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करी हो, अब जैसे ही मैं यहाँ पे स्टॉक मार्केट लिखता हूँ ना, स्टॉक मार्केट में कोई भी इन्वेस्टमेंट करी हो, तो मन में एक सवाल आता है, वो आपके भी आया होगा, शायद ये आया होगा सवाल, और अगर नहीं आया तो मैं सवाल डाल देता हूँ कि सर जब आपने शेयर लिख दिया तो स्टॉक मार्केट को अलग से लिखने की क्या ज़रूरत है? मतलब सर क्या कहना चाहते हो? सर मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आपने कह दिया शेयर में इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो भी वेल्थ है, तो स्टॉक मार्केट को अलग से लिखने की क्या जरूरत है? क्योंकि स्टॉक मार्केट में हम शेयर में ही तो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आपने एक ही चीज को दो बार ही लिख दिया। अगर ये डाउट है और नहीं भी है तो मैंने अब ला दिया डाउट, तो सर बताऊंगा मैं बाद में, अभी नहीं, क्योंकि थोड़ा टॉपिक के साथ साथ चलना चाहता हूं, टॉपिक से डाइवर्ट ज़्यादा नहीं होना चाहता हूं। आपकी रेफरेंस के लिए बस अभी इतना बता रहा हूं। सर स्टॉक मार्केट में एक चीज है शेयर, जिसमें पैसा लगाया जाता है। सिर्फ शेयर नाम की ऐसी चीज नहीं है जिसमें पैसा लगाया जाता है। स्टॉक मार्केट में बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें पैसा लगाया जाता है, शेयर तो एक उसमें से चीज है। इसके अलावा भी और सारी चीजें होती हैं जिसमें स्टॉक मार्केट में खेला जाता है, वो धीरे धीरे अभी आगे सीखेंगे। एनीवे, तो ये हो गया। अच्छा, इकोनॉमिक्स इज द, अच्छा मैं ना यहाँ पे एक वर्ड चेंज करवा रहा हूँ आपको। यहाँ पे मैंने लिखवाया था इकोनॉमिक्स इज द स्टडी, यहाँ पे आप लिखिए इकोनॉमिक्स, इसको काट दीजिएगा प्लीज। इकोनॉमिक्स इज द इंक्वायरी, क्योंकि मेरे को इस कीवर्ड के बारे में बात करनी है, इसलिए मैं स्पेसिफिकली थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करवा रहा हूँ। बात वही है, सिर्फ थोड़ी सी लैंग्वेज, क्योंकि मेरे को एक कीवर्ड के बारे में बात करनी है। इकोनॉमिक्स इज द इंक्वायरी इनटू द, बस इतना लिख दीजिए, और ये इंक्वायरी को भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। मेरे को इस कीवर्ड के बारे में बात कर दिया, नहीं तो मतलब वही है। ठीक है, स्टडी या इंक्वायरी। एनीवे, लिख लिया, चेंज कर लिया इसको। चलिए, अब सर पहला पॉइंट लिखा था वेल्थ, ये तो हमने समझ लिया। इसके बाद आता है अगला पॉइंटर। एक ना क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंक्वायरी इंग्लिश में अगर स्पेल करें ना, इसकी दो स्पेलिंग्स बनती हैं। एक होती है इंक्वायरी ई से, एक होती है इंक्वायरी आई से। तो ना यहां पे आपको क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है कि इकोनॉमिक्स इज द इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, जो एडम स्मिथ ने डेफिनेशन दी। इस डेफिनेशन में कौन सा इंक्वायरी यूज हुआ है, ई वाला इंक्वायरी या आई वाला इंक्वायरी? तो प्लीज पहली बात, आंसर है ई वाला इंक्वायरी, आई वाला इंक्वायरी आंसर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा क्यों? जो ई वाला इंक्वायरी होता है, इसका मतलब होता है टू सीक इंफॉर्मेशन, और आई वाले इंक्वायरी का मतलब होता है टू इंटेरोगेट। अब एडम स्मिथ कहता है अलग अलग कंट्रीज की वेल्थ क्या है और कैसे बनी है, इस बात की इंक्वायरी करूंगा। मतलब एडम स्मिथ कह रहा है मैं हर कंट्री में हर किसी के घर घर जाऊंगा और उनसे पूछूंगा आपकी वेल्थ क्या है, कैसे बनी। वो बता देंगे ठीक है, नहीं बताएंगे तो ठीक है, उल्टा नहीं टाल दूंगा किसी को। मतलब इंक्वायरी करनी है, इंटेरोगेशन नहीं करनी है। इंटेरोगेशन का मतलब होता है जो पुलिस वाले करते हैं, जो पुलिस इंस्पेक्टर्स वगैरह करते हैं, थर्ड डिग्री देना, मारना पीटना, उसके बाद बुलवाना उनसे। तो एडम स्मिथ भाई साहब किसी के घर में जाके ये नहीं कहेंगे कि हाँ भाई बताओ कितनी वेल्थ है, वो कहता नहीं बताता, उसको उल्टा टांग दिया, ऐसा नहीं कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके बाद, अब इसके बाद आते हैं इस डेफिनेशन के कुछ मेरिट्स और इसके कुछ डिमेरिट्स, वो लिखते हैं अब एक बारी। यहाँ पे लिखता हूँ मैं मेरिट्स, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं इसके क्रिटिसिज्म्स। लिखिए एक बारी। हाँ जी, सबसे पहले तो मेरिट में लिखिए, पहला स्ट्रेस ऑन वेल्थ, सेकंड addressing the problem of
इकोनॉमिक ग्रोथ, एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इसके आगे नोट 1 डाल दीजिए, नोट 1 में भी नीचे लिखेंगे थर्ड पॉइंट, अटेंशन टू इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इश्यूज, अटेंशन टू इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इश्यूज। इसके लिए इसी के नीचे लिखिए प्रोडक्शन, एरो लगा के, डिस्ट्रीब्यूशन, एरो लगा के, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। ठीक है जी, प्रोडक्शन, एरो लगा के डिस्ट्रीब्यूशन, फिर एरो लगा के एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। अभी समझते हैं सारा। उसके बाद क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म में पहला लिखिए टू मटीरियलिस्टिक, और सेकंड क्रिटिसिज्म लिखिए इग्नोरेंस ऑफ वेलफेयर। टू मटीरियलिस्टिक, इग्नोरेंस ऑफ वेलफेयर। लिखिए पहले यहां तक। हाँ जी, लिख लिया आपने यहां तक। चलिए अब इसको एक बार ही समझते हैं। सबसे पहले तो यहां पे मैंने मेरिट्स लिखा है। मेरिट्स में पहला तो लिखा है स्ट्रेस ऑन वेल्थ। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि भाई किसी भी कंट्री में वेल्थ जनरेट कैसे होगी, कैसे बनेगी, उस पर बात करनी है। बात आती है उसके बाद एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। नोट 1 में इसको समझते हैं, इसमें कहना क्या चाहते हो। देखिए नोट 1, तो नोट 1 का रेफरेंस यहां पे ऊपर हमने पहले डाल दिया था। इसमें हम क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो मेरिट था एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, उसको। सो बेसिकली एडम स्मिथ कहता है कि जो पॉवर्टी होती है, गरीबी, किसी भी कंट्री में जो पॉवर्टी होती है, जितनी ज्यादा पॉवर्टी होगी उतनी ज्यादा उस कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ेगी। अभी हंसना मत शुरू कर देना, क्योंकि जब भी मैं ये बात बोलता हूं आधे नालायक हंसना शुरू कर देते हैं। एनीवे, अभी बताऊंगा क्यों क्यों कहता है एडम स्मिथ। तो अभी के हिसाब से पॉवर्टी होगी, गरीबी होगी, तो पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ेगी। और इतना तो हम जानते हैं कि भाई जब ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट और ज्यादा हो जाएगी। इसमें तो कुछ बात ही नहीं है, ये तो हमको मालूम है कि अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगी बढ़ेगी, काम नहीं मिलेगा। और ऑब्वियसली अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी तो पॉवर्टी और डबल रेट से बढ़ेगी। पहले ही गरीबी थी, जिस वजह से पॉपुलेशन बढ़ी, पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से गरीबी और बढ़ जाएगी, गरीबी और बढ़ने की वजह से पॉपुलेशन और बढ़ जाएगी, पॉपुलेशन और बढ़ने की वजह से और ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये तो सर्कल घूमता जाएगा घूमता जाएगा। इसको यही बोला जाता है, ये बन जाता है एक विशियस सर्कल, एक जहरीला सर्कल बन जाता है, जो कि घूमता रहेगा और कंट्री इसी में फंसती रहेगी। समझ आया। अब सर एक बार ये बताओ कि पॉवर्टी, गरीबी बढ़ने की वजह से पॉपुलेशन कैसे बढ़ जाती है। देखिए हम लोग अर्बन एरियाज में हैं, अगर आप रूरल एरियाज में जाओ ना, या फिर अगर आप एक्चुअली में रिसर्च करो या लोगों से सुनो या रिसर्च डेटा को पढ़ो, जिन घरों में गरीबी होती है वहां पे एक सोच होती है उन लोगों की, अगर सीरियस वे में इसको समझा जाए, उन लोगों की ये सोच होती है कि हमारे घर में कमाने के हाथ जितने ज्यादा होंगे, जितने ज्यादा लोग होंगे कमाने वाले, घर में पैसा उतना ज्यादा आएगा। क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है, अगर मैं अपनी बात करूं, आप लोग अपनी बात करो, अपने आसपास के, हम अपने सर्कल की बात करें, तो हम लोग नौकरी करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, 50-60 हज़ार, लाख रुपए, 2 लाख रुपए एंड सो ऑन, इतने के काम करते हैं। अगर मैं बिल्कुल ही गरीब लोगों की बात करूं, पॉवर्टी वाले लोगों की बात करूं, वो लोग जब काम करते हैं कितने रुपए में काम करते हैं, 2,000 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 7,000 रुपए। अब वो कहते हैं एक बंदा अगर 5,000 रुपए में काम कर रहा है
ऐसे ही 4 बंदे अगर हो जाएं 5-5 हज़ार रुपए में काम करने के लिए, तो घर में कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा? 20 हज़ार। तो उनको ये लगता है कमाने के हाथ जितने ज़्यादा होंगे, घर में पैसा उतना ज़्यादा आएगा। तो जितनी ज़्यादा गरीबी होती है उतनी ज़्यादा ऐसी सोच ज़्यादा होती है। जितनी ज़्यादा ऐसी सोच होगी, पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, अकॉर्डिंगली अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। जबकि उनको ये नहीं समझ आता कि कमाने के हाथ ज़्यादा बढ़ाने से बेटर है एक बंदा हो जो कि अमाउंट में ज़्यादा कमा पाए। वो एक अलग बात है। समझ आ गया आपको ये? अब तो यहां पे हमने पहले तो ये समझा विशियस सर्कल। अब ये है एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हमारा एडम स्मिथ कहता है, आप एक काम करिए, आप पॉवर्टी खत्म कर दीजिए। अगर आपकी पॉवर्टी खत्म हो गई, गरीबी खत्म हो गई, तो फिर पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी। अगर पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगी। अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगी तो पॉवर्टी नहीं होगी। मतलब ये विशियस सर्कल को तोड़ने का एक ही तरीका है, पॉवर्टी खत्म कर दो। अब पॉवर्टी खत्म कैसे होगी? बाय क्रिएशन ऑफ वेल्थ। आप वेल्थ क्रिएट कर दो, लोगों के पास पैसा पहुंचा दो किसी तरीके से, अपने आप गरीबी खत्म होगी। गरीबी खत्म होगी तो पॉपुलेशन कम होगी, पॉपुलेशन कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। अब एक चीज का ध्यान रखना, एमसीक्यू अब यहां पे भी आपको कंफ्यूज करता है। दो बातें हैं, वेल्थ क्रिएशन से पॉवर्टी खत्म हो जाएगी, एक बात। वेल्थ क्रिएशन से पॉवर्टी लिमिट हो जाएगी, कम हो जाएगी टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। दोनों बातों में फर्क है। एक में मैं कह रहा हूं खत्म हो जाएगी, एक में मैं कह रहा हूं कम हो जाएगी, खत्म नहीं होगी। आंसर क्या है यहां पे? यहां पे करेक्ट वर्ड है कम हो जाएगी, खत्म नहीं हो सकती है। समझ आ गया? क्यों नहीं हो सकती है उसका भी जवाब दूंगा। पहले एक बार ही लिख लो यहां पे स्पेसिफिकली, पॉवर्टी कैन नॉट बी eliminated but can be reduced to a greater extent। इसको कम किया जा सकता है, बिल्कुल खत्म नहीं किया जा सकता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले अब मैं यहां से आपसे अगर पूछूं, एडम स्मिथ ने जो डेफिनेशन दी उसका मेरिट, एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम? पॉवर्टी ज्यादा, उसकी वजह से पॉपुलेशन ज्यादा, पॉपुलेशन ज्यादा, उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा तो उसकी वजह से पॉवर्टी और ज्यादा। ये एक विशियस सर्कल बन जाता है। ये विशियस सर्कल का बनना एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को एडम स्मिथ कैसे ठीक करवाता है इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन से? एडम स्मिथ कहता है इकोनॉमिक्स अपने आप में क्या है? वेल्थ है, वेल्थ की पढ़ाई है। तो अगर आप वेल्थ क्रिएट कर दो तो पॉवर्टी खत्म हो जाएगी, पॉवर्टी खत्म हो जाएगी तो बाकी सारी चीजें कम होना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद क्या एडम स्मिथ ये कहता है कि वेल्थ क्रिएशन से पॉवर्टी खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, एलिमिनेट कभी नहीं हो सकती है। समझ आ गया आपको ये? उसके बाद हमने तीसरा मेरिट यहां पे लिखा था, अटेंशन टू इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इश्यूज। अटेंशन टू इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इश्यूज तो नॉर्मल सा है, जैसे मैंने जो BMW वाली बात करी थी कि प्रोडक्शन होगी कैसे, टाइप करूं, खुद का सेटअप करूं, वगैरह वगैरह। प्रोडक्शन होगी, उसके बाद अब फॉर एग्जांपल मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मैंने गुड़गांव में बैठ के अपनी फैक्ट्री लगाई और एक प्रोडक्ट बना दिया। ये प्रोडक्ट मैं पूरे भारत में बेचना चाहता हूँ, इनफैक्ट इंडिया के बाहर भी बेचना चाहता हूँ। तो मेरे को पूरी एक सप्लाई चेन बनानी पड़ेगी कि भाई गुड़गांव में प्रोडक्ट कैसे बिकेगा, गुड़गांव के बाहर दिल्ली में, चंडीगढ़ में, मुंबई में, चेन्नई में, अलग अलग जगहों पे मेरा प्रोडक्ट पहुंचेगा कैसे, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूटर कौन होगा मेरे प्रोडक्ट का। इंडिया के बाहर बेचना चाहता हूँ, यूएस में बेचना चाहता हूँ, यूरोप में बेचना चाहता हूँ, मेरा प्रोडक्ट वहां तक पहुंचेगा कैसे, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, उस सब के बारे में सोचना। अभी ना मैंने डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ना थोड़ा ऊपर ऊपर से आपको एक जिस्ट बताया है। डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी बड़ी डिटेल में आपके पास अभी आगे आना है। मैं यहाँ पे अगेन डाइवर्ट नहीं होना चाहता हूँ, इसलिए अभी यहाँ तक रहना चाहता हूँ। ऑब्वियसली प्रोडक्शन होगी, उसके बाद ये प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा। मैंने बनाया प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, कस्टमर तक पहुंचाया। जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी तो ही तो मेरे पास पैसा आएगा। मैं कस्टमर को प्रोडक्ट दूंगा, उसके बदले मेरे को कस्टमर पैसा देगा, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ होगा। मैं अपना प्रोडक्ट, मेरे पास पैसा। ठीक है जी। तो ये तीन चीजें हैं। उसके बाद आता है क्रिटिसिज्म। इस डेफिनेशन के
किस डेफिनेशन के? कि इकोनॉमिक्स अपने आप में वेल्थ को क्रिएट करना है। इस डेफिनेशन के दो क्रिटिसिज्म्स हैं, डीमेरिट्स हैं। एक तो है, पहले मैं सेकंड वाला डिस्कस कर रहा हूं, इग्नोरेंस ऑफ वेल्थ फेयर। ये क्रिटिसिज्म कहता है आपने पैसा 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 जनरेट करने की बात कर ली, वेलफेयर की बात नहीं करी। सर क्या कहना चाहते हो इसमें? सुनिए, आप पैसा क्रिएट करते रहो, ठीक है। अब जैसे भारत की हम बात करें, इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में पैसों की कोई कमी नहीं है। इंडिया कंट्री के पास बहुत पैसा है। यहाँ पे अंबानी जैसे लोग हैं, अंबानी साहब जैसे लोग हैं जिनके पास इतना पैसा है। लेकिन क्या इंडिया में गरीबी नहीं है? बिल्कुल है। तो मैं बोलना क्या चाहता हूं, वेल्थ क्रिएशन के साथ साथ आपको इक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ये आपकी रेफरेंस के लिए लिख रहा हूं, लिखना होगा लिखिएगा, नहीं तो ये पार्ट नहीं है वैसे इसका। आप जब वेल्थ क्रिएशन की बात करते हो कि वेल्थ क्रिएट कर दो, वेल्थ बढ़ा दो, वेल्थ बढ़ा दो, उसके साथ साथ आपको यह भी बात करनी पड़ेगी कि जो वेल्थ क्रिएट होगी वो फिर सब लोगों में इक्वली बटे। ऐसा ना हो जाए कि अमीर अमीर होता जाए, गरीब गरीब होता जाए। वेल्थ तो क्रिएट हो गई, अब सरकार ने मान लो 1 करोड़ रुपए की करेंसी इशू कर दी। सरकार को वेल्थ क्रिएट करनी थी, सरकार ने रिजर्व बैंक को कहा 1 करोड़ के नोट छाप दो। अब 1 करोड़ के नोट छापने से कंट्री की दिक्कतें दूर नहीं हो जाएंगी। 1 करोड़ की करेंसी अगर इशू हुई है तो ये सब लोगों में इक्वली बटे। ऐसा ना हो जाए 1 करोड़ रुपया मेरे पास तो आ गया, बाकी और किसी के पास नहीं आया, तो वेल्थ सिर्फ मेरी क्रिएट हुई, बाकी लोगों की क्रिएट नहीं हुई। इससे कोई दिक्कत नहीं दूर होने वाली। तो इक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को ही यहां पे बोला गया है वेलफेयर। कि जब आप वेल्थ क्रिएट करने की बात करते हो तो आप वेलफेयर की भी बात करो। वेलफेयर का मतलब उस वेल्थ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की भी बात करो। जैसे आपके रेफरेंस के लिए बताता हूं, यहां पे गवर्नमेंट ऐसा क्या करती है सो एज टू अचीव द इक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए एक बात डिस्कस कर रहा हूं, एक एग्जाम्पल। बेसिकली होता क्या है, गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे भारत का टैक्सेशन सिस्टम है, गवर्नमेंट क्या करती है, जो रिच होते हैं उन पे प्रोग्रेसिव टैक्स लगाती है। होता वही इनकम टैक्स है जो आपने शायद सुना भी होगा नाम। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब हाई रेट पर टैक्स लगाना, ठीक है जी। और जो पुअर होते हैं उन पे सरकार लो रेट ऑफ टैक्स लगाती है या लगाती ही नहीं है। सर जैसे मैं आपको बोलूं, अब ये एक्चुअल बात बता रहा हूं आपको, गवर्नमेंट कहती है, डिटेल में इसके बारे में धीरे धीरे आएंगे। अभी जहां पे भी मैं बातें डिस्कस कर रहा हूं ना, और रेफरेंस की, एग्जांपल्स वगैरह की, वो मैं बीच बीच में से थोड़ी थोड़ी बातें डिस्कस कर रहा हूं, एग्जांपल्स वाली। टॉपिक आपका पूरा पूरा कवर कर रहा हूं। तो अभी थोड़ी थोड़ी एग्जांपल्स की बातें इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि वो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं। एक साथ अगर मैं पूरी उन एग्जांपल्स को डिस्कस करने बैठ गया तो हम टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएंगे, इसलिए मैं पूरा पूरा एग्जांपल नहीं डिस्कस कर रहा हूं अभी। जैसे इनकम टैक्स की बात कर रहा था, अब ये प्रैक्टिकल है, शायद आपने भी सुना होगा। 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पे 0 टैक्स लगता है। 2.5 लाख रुपए से ऊपर की इनकम पे थोड़ा सा टैक्स लगता है। बेसिकली ना स्लैब्स बना रखी है कि 0 से 2.5 लाख रुपए तक की किसी की इनकम है, कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की इनकम है तो इतना रेट टैक्स लगाएंगे। 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए या 8 लाख रुपए तक की इनकम है तो इतना टैक्स लगाएंगे। 10 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक की इतनी इनकम है तो इतना टैक्स। 15 लाख से ज्यादा इनकम है तो 30% का हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स, वगैरह वगैरह। इस तरीके से स्लैब्स बना रखे हैं। तो जैसे जैसे किसी की इनकम बढ़ती रहेगी वैसे वैसे उसका टैक्स रेट बढ़ता जाएगा। इसी तरीके से जैसे बोल रखा है कि अगर कोई इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल मतलब मैं, आप, ऐसे एक इंडिविजुअल इंसान की अगर साल की इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हो गई तो उसको टैक्स, जो नॉर्मल टैक्स है वो तो देना ही पड़ेगा, टैक्स के ऊपर टैक्स लगेगा, एक सरचार्ज लगता है। बेसिकली किसी का टैक्स अगर 1 लाख का बना तो इस टैक्स के ऊपर एक 10% का सरचार्ज है। ये 10% का है और 15% का, अलग अलग रेट होते हैं। मैं एग्जांपल ले रहा हूं 10% का। आपका टैक्स 1 लाख का बना, 1 लाख रुपए के टैक्स के ऊपर फिर से टैक्स लगेगा 10% का, इसका 10,000, और आपको टोटल 1,10,000 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। तो 1 करोड़ से ऊपर की अगर इनकम है तो उसको सुपर रिच कहा जाता है। ये जो एक्स्ट्रा टैक्स लगा है ये सुपर रिच टैक्स है। समझ आया आपको? ये बेसिकली सरकार इसका करती क्या है, जो अमीर होते हैं उन पे हाई रेट ऑफ टैक्स लगा देती है। एक ए इंसान है जो कि बहुत अमीर है, उसके पास
एक्स्ट्रा पैसा है वो पैसा सरकार ने ले लिया एज अ टैक्स, और उस एक्स्ट्रा टैक्स को जो सरकार ने यहां से टैक्स कलेक्ट किया, इस टैक्स के पैसे को सरकार बांट देती है गरीबों में। कैसे? सब्सिडी देकर, कि आपको घर का सामान, राशन सस्ता मिल जाएगा। जैसे सरकार बीपीएल कार्ड बनाती है, बीपीएल कार्ड, बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड, कि किसी के पास भी बीपीएल कार्ड होगा, बिलो पॉवर्टी लाइन का कार्ड होगा, तो उसको राशन, घर का खाना पीने का सामान ये सस्ते रेट पर मिल जाएगा। जो घर का गैस सिलेंडर होता है उसके ऊपर सब्सिडी मिल जाएगी, वो सस्ता हो जाएगा। सो बेसिकली अमीरों से ज़्यादा टैक्स लेकर उस पैसे को, उस टैक्स के पैसे को गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर देती है गरीबों में। अल्टीमेटली सरकार यहाँ से कर क्या रही है? इक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ही तो अचीव करना चाह रही है। अमीरों में ज़्यादा वेल्थ बट गई है, उनसे वो वेल्थ लेकर गरीबों में एज अ सब्सिडी बांट दो, ताकि थोड़ी बहुत इक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अचीव हो सके। एनीवे, एडम स्मिथ भाई साहब इस बात को नहीं मानते थे। एडम स्मिथ कहते थे बस वेल्थ क्रिएट करते जाओ, चाहे एक बंदे को देते जाओ। तो वो हमने उसका क्रिटिसिज्म लिख दिया, इससे काम नहीं चलेगा, वेलफेयर के बारे में भी सोचना पड़ेगा। दूसरी बात है टू मटीरियलिस्टिक। टू मटीरियलिस्टिक में क्या कहना चाहते हैं? बेसिकली टू मटीरियलिस्टिक में पहले मैं आपको क्रक्स बता देता हूं। यहां पे हम बोलना चाहते हैं, एक होते हैं टेंजिबल, एक होते हैं इंटेंजिबल। मटेरियल चीजें मतलब यहां पे बोलना चाह रहे हैं टेंजिबल चीजें। सो बेसिकली क्रिटिसिज्म ये है, रीजन अभी बताऊंगा। पहले क्रिटिसिज्म ये है कि जो एडम स्मिथ है वो वेल्थ में सिर्फ और सिर्फ टेंजिबल चीजों को, मटेरियल चीजों को काउंट करता है। वेल्थ में जो इंटेंजिबल चीजें होती हैं उनको काउंट नहीं करता। सर कहना क्या चाहते हो? मेरे को एक बात बताओ। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने फ्रेम करता हूं। फॉर एग्जांपल, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है मिस्टर ए। मिस्टर ए तो नहीं, बुरा लग जाएगा इनको, तो इनके आगे सीए ही लगाना पड़ेगा। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है सीए एक्स, ठीक है। ये 2010 में मान लो सीए बने, और 2010 में इन भाई साहब ने अपनी प्रैक्टिस शुरू करी, ठीक है। प्रैक्टिस मतलब सर आपको मालूम होगा, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट नौकरी भी कर सकता है, जॉब भी कर सकता है किसी कंपनी में जाके, और अपना खुद का काम भी शुरू कर सकता है। खुद से अपने क्लाइंट्स लाकर उनके टैक्स का काम, ऑडिट का काम वगैरह वगैरह ये सब भी कर सकता है। सो बेसिकली एक सीए ने प्रैक्टिस शुरू करी। अच्छा, मैं यहीं से आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ऑल्दो आप मेरे सामने नहीं हो, लेकिन मेरे को बताइएगा ज़रूर मैसेज करके या कमेंट वगैरह में, कहीं पे भी जैसे मर्जी मेरे तक इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुँचाना। सीए करने का डिसीजन आप लोगों का खुद का था या घर वालों ने धक्का दे दिया कि भाई तुमसे हमें प्यार नहीं तो जाओ सीए करो, ठीक है? तो एक बारी मेरे को ये ज़रूर बताइएगा। और अगर किसी का डिसीजन खुद से था कि भाई मेरे को सीए ही करनी है, तो क्या जानते थे कि सीए क्या काम करता है? कुछ मालूम था या बस सुना हुआ था कि हाँ भाई सीए एक अच्छी पढ़ाई है, ये करनी है, ठीक है? क्योंकि मैं इसके बारे में भी डिस्कस करना चाहता हूँ, सो दैट हमें मालूम हो कि हम जो कोर्स कर रहे हैं, जिस तरफ जा रहे हैं, वो है क्या, ठीक है? एनीवे, 2010 में ये एक्स चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, प्रैक्टिस शुरू करी, अपना खुद का काम शुरू किया। खूब मेहनत लगी स्टार्टिंग में, यहाँ क्लाइंट को लाना, वहाँ क्लाइंट को लाना, खुद से जाना क्लाइंट के पास कि सर मेरे से काम करवा लो वगैरह वगैरह। 2020 आ गया। 2020 तक मान के चलते हैं इनके पास 10 क्लाइंट आ गए, ठीक है। और हर क्लाइंट 1 लाख रुपए की बिलिंग रेज करता है। 1 लाख रुपए की बिलिंग रेज करने का मतलब कि हर क्लाइंट का, मैं साल का मान लो लाख रुपए का काम करता हूं, जो भी काम करता हूं लाख रुपए मेरे को उस क्लाइंट से मिलते हैं। तो 10 क्लाइंट है तो कितने रुपए मिलेंगे साल के? 10 लाख रुपए, ठीक है। अब 2020 में मिस्टर वाई, ये भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। मिस्टर वाई गए मिस्टर एक्स के पास। मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को जाके कहते हैं कि तुम्हारी जो सीए फॉर्म है ना, जो तुमने 2010 में शुरू करी थी, ये सीए फॉर्म तुम मुझे बेच दो, ठीक है। इसके बदले इस सीए फॉर्म में 10 क्लाइंट हैं। एक तरह से मिस्टर वाई जब सीए फॉर्म खरीदने को बोल रहे हैं तो इनके 10 के 10 क्लाइंट खरीदना चाहते हैं कि ये क्लाइंट का काम अब मैं करूंगा। तो मिस्टर वाई ने कहा तुम्हारे ये 10 क्लाइंट 10 लाख रुपए तुम्हें देते हैं साल का, मैं तुमको इस फॉर्म के बदले 10 लाख रुपए दे देता हूं। तो मिस्टर एक्स ने कहा सर जब मेरी सीए फॉर्म आप खरीदोगे
तो आपके पास सिर्फ ये क्लाइंट थोड़ा ना आएंगे, मेरी फर्म जो है उस फर्म में, उस ऑफिस में फर्नीचर है, ऑफिस की बिल्डिंग है, वो भी तो आपके पास आ जाएगी। तो वाई ने का कोई दिक्कत नहीं है, बताओ कितने का फर्नीचर है। एक्स कहता है सर मेरी फर्म में 5 लाख रुपए का फर्नीचर है। वाई कहता है चलो फर्नीचर तो तुम्हारी फर्म में 5 लाख रुपए का है, बिल्डिंग कितने की है। एक्स कहता है सर 15 लाख की तो मेरी वो बिल्डिंग ही है। वाई कहता है और कुछ तो नहीं है। एक्स कहता है ना और कुछ नहीं है। तो वाई कहता है कोई दिक्कत नहीं है। वाई एक्स को कहता है तुम मुझे अपनी सीए फॉर्म दे दो, जब मैं तुम्हारी ये सीए फॉर्म लूंगा तो मेरे पास तुम्हारी बिल्डिंग भी आ जाएगी, मेरे पास तुम्हारे फर्नीचर भी आ जाएगा, मेरे पास तुम्हारे 10 के 10 क्लाइंट्स भी आ जाएंगे, और इसके बदले मैं तुमको ये क्लाइंट्स जो हैं ये साल के 10 लाख रुपए तुम्हें देते हैं, मैं दे देता हूं, प्लस 5 लाख रुपए का तुम्हारा फर्नीचर है, प्लस 15 लाख रुपए की तुम्हारी बिल्डिंग है, ये टोटल बना 30 लाख। वाई एक्स को कहता है मैं तुम्हें 30 लाख दे देता हूं, अब दे दो अपनी ये सीए फॉर्म। अब 1 मिनट के लिए एक्स अपने आप को मान लो, ठीक है मिस्टर एक्स, एक्स अपने आप को मान लो और मेरे को ये बताओ क्या 30 लाख रुपए में अपनी ये सीए फॉर्म वाई के नाम कर दोगे? कभी नहीं करोगे। क्यों? एक्स सीधा क्या बोलेगा कि भाई साहब 10 साल में मैंने 5 लाख रुपए का फर्नीचर, 15 लाख रुपए की बिल्डिंग और 10 लाख की सालाना 1 साल की बिलिंग, सिर्फ ये नहीं कमाया है, मैंने 10 साल में अपना नाम भी कमाया है, एक गुडविल कमाई है। जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना था 2010 में, तो क्लाइंट के पास जाना पड़ता था, उसको अपना नाम बताना पड़ता था मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। आज इसकी जरूरत नहीं है, आज मेरे को लोग जानते हैं, मेरे नाम पर मेरे पास क्लाइंट आते हैं, तो मैंने कुछ गुडविल कमाई है। मैं आपको अपनी सीए फर्म, अपना नाम, मैंने आपको जब सीए फर्म बेची है, अपनी बिल्डिंग, फर्नीचर और क्लाइंट के साथ साथ मैंने आपको अपनी सीए फर्म का नाम दिया है, और ये नाम 10 साल में बनाया है। आज इस सीए फर्म को किसी के पास जाना नहीं पड़ता, क्लाइंट खुद आता है। कहने का मतलब है जो ब्रांड नेम डेवलप हुआ है, गुडविल कह लो या ब्रांड नेम कह लो, इसकी भी तो कुछ ना कुछ कीमत होगी। आज मैं जाके मैकडॉनल्ड्स खरीदना चाहूं तो मैकडॉनल्ड्स वाले जो फ्रेंचाइजी बेचते हैं वो किस नाम की बेचते हैं? वो अपने गुडविल की, अपने ब्रांड नेम की बेचते हैं। आप सबवे की फ्रेंचाइजी खरीदना चाहो, सबवे की जो फ्रेंचाइजी मिलती है उसमें जो पैसे देने पड़ते हैं वो भी किस बात के देने पड़ते हैं? उनके ब्रांड नेम के देने पड़ते हैं। आई होप आपको समझ आया। तो मेरे कहने का मतलब है एक्स ने 10 साल में ये क्लाइंट तो बनाए ही बनाए, एक्स ने 10 साल में फर्नीचर तो बनाया ही बनाया, बिल्डिंग तो बनाया ही बनाया, जो कि टेंजिबल थे। ये तो इसकी टेंजिबल वेल्थ थी जो इसने 10 साल में बनाई थी। गुडविल भी तो बनाई है, ब्रांड नेम भी तो बनाया है, लेकिन ये इंटेंजिबल है। लेकिन सर है तो ये भी वेल्थ, क्योंकि इसके नाम के भी इसको पैसे मिलेंगे। अगर आज ये अपनी सीए फर्म बेचना जाए तो सिर्फ बिल्डिंग, फर्नीचर और क्लाइंट्स के नाम के पैसे नहीं लेगा। मान लो गुडविल का पैसा 50 लाख रुपए की इसने गुडविल लगाई, तो जब ये अपनी सीए फर्म बेचने जाएगा 30 लाख रुपए की नहीं बेचेगा। 30 लाख रुपए में तो इसके क्लाइंट, इसका फर्नीचर और इसकी बिल्डिंग बिकेगी, साथ में ये कहेगा 50 लाख रुपए की मेरी गुडविल है, तो टोटल फर्म 80 लाख रुपए की बेचेगा। कहने का मतलब है जो इसकी गुडविल है उसके बदले भी तो इसको पैसे मिलेंगे। तो अल्टीमेटली गुडविल भी तो वेल्थ का पार्ट हुई। गुडविल तो इंटेंजिबल है। और जब मैंने आपको वेल्थ बताई कि वेल्थ में क्या आएगा, मैंने तो वेल्थ में कहीं पे भी मैंने मनी लिखा, इन्वेस्टमेंट लिखा, प्रॉपर्टी लिखा, कार लिखा, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी लिखा, गुडविल ब्रांड नेम तो लिखा ही नहीं। सो बेसिकली यही इसका क्रिटिसिज्म था कि सर आप टू मटीरियलिस्टिक बात करते हो, आप सिर्फ टेंजिबल चीज़ों को वेल्थ में कंसिडर करते हो, आप इंटेंजिबल्स को कंसिडर नहीं करते। ठीक है, तो एक काम करते हैं ताकि आपकी रेफरेंस के लिए, जहाँ पे आपने ये टू मटीरियलिस्टिक लिखा, इसी के नीचे मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। इग्नोर intangibles. Example, goodwill, patent, trademark, copyright, brand,
अगर आपको ये लास्ट वाले एग्जाम्पल में जो मैंने सीए वाला प्रैक्टिस वाला बताया, मैंने प्रैक्टिस का बड़ा जल्दी एक्सप्लेन किया है, ये मैं नेक्स्ट क्लास में अभी टेकअप करूँगा जब आप मेरे को बताओगे कि सीए करने का डिसीजन आपका खुद का था या धक्का दिया गया आपको, और क्या मालूम था आपको खुद को सीए के बारे में जब आप मेरे को बताओगे। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में एक बार नेक्स्ट क्लास में बात करना चाहता हूँ आपसे कि सीए में है क्या, करता क्या है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कहाँ कहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, सो दैट आपको पहले ही मालूम हो कि जो आप कर रहे हो उससे आप बनने क्या वाले हो या क्या आपका पाथ होना चाहिए। क्योंकि एक सिंपल सी चीज़, बस यहाँ पे मैं क्लास ख़त्म करता हूँ आज की, बस एक नोट के साथ, एक बात के साथ, कि सिर्फ और सिर्फ किताबी पढ़ाई ज़रूरी नहीं है। 12th तक जो भी था वो अलग था, लेकिन अब सिर्फ बुकिश पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, हमें प्रैक्टिकल बातें भी जाननी है, हमें प्रैक्टिकल मार्केट के बारे में भी पूरी पूरी नॉलेज रखनी है, सो दैट हम नॉलेज में भी आगे हों, हम पढ़ाई में भी आगे हों, तभी सक्सेस हमें मिल सकती है। डिटेल में नेक्स्ट क्लास में, और ज़्यादा आपका दिमाग नहीं खाऊंगा, ठीक है, परेशान नहीं करूंगा। अच्छे से देखिएगा ये क्लास, और मेरे को ज़रूर बताइएगा आज की ये क्लास कैसी, मतलब आपको सारा समझ आया या नहीं। ठीक है जी, चलो बाय बाय।